हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 2। ठीक है, क्लास 7th की जो हिस्ट्री है वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें कि आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे, राजा और उनके राज्य। और इस चैप्टर को मैं पूरा एकदम बेसिक से जो है आप लोगों को एकदम टू दी पॉइंट्स में हाईलाइट करके जो है पढ़ाने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को याद करना जो है आसान है। मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा कि इस तरीके से कंटेंट रेडी करूँ जिससे कि आप आसानी से जो है कम टाइम में जो है अच्छे से चीज़ों को ईजिली समझ लें और उसको जो है याद कर लें। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है CTET पेपर 2 SST की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको एक SST में एक अच्छा स्कोर करना है तो अभी जितना टाइम आप लोगों को मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा स्कोर करें तो एनसीईआरटी जो है आप लोगों के लिए मेन है। जितना पढ़ सकते पढ़िए। और आप लोगों को मैं खुद जो है एनसीईआरटी एकदम टू दी पॉइंट्स में बेसिक से जो है हाईलाइटेड नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ और चीज़ों को एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल सकता है। जैसे कि ज्योग्राफी मैंने जो है क्लास 6 की 7th की कंप्लीट करवा दी है, 8th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करवाई है और ये मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, और हिस्ट्री में बात करूँ तो 6th क्लास की हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा दी है और 7th क्लास की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई है, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं। और ये हिस्ट्री जो है 7th क्लास की, ये भी जो है आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। अब रह क्या गया 8th क्लास की हिस्ट्री और सिविक्स, मतलब ये 4 बुक, 5 बुक तो मैं कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन ये जो 4 बुक है सिविक्स के तीनों और हिस्ट्री का जो है एक 8th क्लास की, ये रह जाएगा। और मैंने आप लोगों को कहा था जो सिविक्स है ना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ उसमें जो भी सिविक्स के क्वेश्चन आए या 8th क्लास की जो हिस्ट्री है इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उसको जो है मैं उससे क्वेश्चन में जब भी आएगा ना तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उन सबको कोशिश करूंगी कि आप लोगों को क्लियर कर दूं। तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जो है आप लोगों को कोशिश रहेगी कि ये मैं कंप्लीट करवा दूं। लेकिन एनसीईआरटी तो मेन है, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, बाकी 5 तो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, इनके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, पूरा नोट्स मैं भेज चुकी हूँ वहाँ पर, जो जो चैप्टर्स हो चुके हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से जाके जो है आप पढ़ लीजिए। देखिए, एक बार अगर वीडियो देखकर आप लोग समझ लेंगे ना तो आप लोगों को पढ़ना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं बोलती हूँ कि देखने के बाद आपने जो है इन शॉर्ट अपने हैंड रिटन जो है नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि वही आप लोगों को हेल्प करेंगे एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, जबकि आप लोगों को रिवीजन में उससे मदद मिलेगी, तब आप वीडियो देखने नहीं बैठेंगे। ओके, तो ये सब तो रही बातें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चाहते हैं कि एसएसटी मतलब कि एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करें और आप लोग जो है एनसीईआरटी एकदम सही से पढ़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवा रही हूँ। तो जो लोग भी पहली बार जो है मेरे चैनल पर आए हैं और चाहते हैं, जो भी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहते हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, साथ ही एक सही गाइडेंस की जरूरत है, तो आप जो है जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई यहाँ पे कॉस्ट नहीं लग रहा है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। डेफिनेटली मैं एक अच्छा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं में अगर मैं बताऊं तो नए राजवंशों का उदय, मतलब 7वीं शताब्दी के बाद जो है नए राजवंश जो उदय हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, राज्यों के प्रशासन के बारे में। और इस चैप्टर में प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, धन के लिए युद्ध, चौहान वंश जो है, चोल राजवंश, भव्य मंदिर, कांस्य मूर्तिकला, कृषि और सिंचाई, चोल साम्राज्य का प्रशासन और भूमि के प्रकार, इनको जो है हम कवर करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि 3 पार्ट में जो है ये चैप्टर मैं करवाऊँ और बैक टू बैक जो है आप लोगों को जो है इसकी क्लासेस मिलेंगी। लेकिन देखिए, एक साथ अगर कराऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाऊँ, तो कोशिश रहेगी कि 2 पार्ट में करवा दूँ, लेकिन अगर नहीं होगा तो 3 पार्ट में हम करेंगे, लेकिन बेहतर तरीके से करेंगे, जिससे कि जो भी हम करें ना उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नए राजवंशों का जो उदय हुआ, तो इसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं कि जो 7वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, तो उसके बाद जो है 7वीं शताब्दी के बाद जो है कई राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में, मतलब अलग अलग भागों में जो है बड़े भूस्वामी, योद्धा, सरदार, अब इनका टाइम आ चुका था, अब ये अस्तित्व में आ चुके थे। तो 7वीं शताब्दी के बाद जो है राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें भूस्वामी, योद्धा, सरदार अस्तित्व में आ चुके थे, अब इनका टाइम आ चुका था। याद रखिएगा, राजा लोग जो है प्रायः, ये क्या लिखा है, प्रायः टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, जो राजा लोग थे वो प्रायः उनसे अपने मातहत या सामंत के रूप में जो है मान्यता देते थे। कहने का मतलब जो राजा होते थे वो जो है हमेशा क्या है, बड़े भूस्वामी, योद्धा, सरदार जो थे इनको जो है मातहत और सामंत के रूप में मान्यता देने लगे। और राजा लोग जो है ये उम्मीद करने लगे कि जो ये बड़े भूस्वामी, योद्धा, सरदार हैं, इनके दरबार में आए और हाजिरी लगाएं और इनके लिए जो है उपहार लाएं। ठीक है, उपहार लाएं और उसके बदले जो है एक और चीज़ करें, सैन्य सहायता प्रदान करें।
करें। राजा लोग जो है ऐसी उम्मीद रखने लगे किनसे? सामंतों से। ठीक है, और सामंत कौन थे? जो 7वीं शताब्दी के बाद जो राजवंशों का उदय हुआ, मतलब कि जो बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार थे, इनसे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये तीनों पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। तो अगर आगे मैं बात करूं 8वीं शताब्दी में जो क्या हुआ, जब 8वीं शताब्दी के ये मध्य की बात की गई है। ठीक है, 8वीं शताब्दी के जो आरंभ में जो है ना, स्टार्टिंग में जो राष्ट्रकूट प्रधान थे, मतलब सॉरी जो राष्ट्रकूट थे, वो जो है चालुक्यों के अधीन थे। 8वीं शताब्दी के आरंभ की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, 8वीं शताब्दी के आरंभ में जो राष्ट्रकूट थे वो चालुक्यों के अधीन थे, उनके अधीनस्थ में थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे 8वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते जो राष्ट्रकूटों के प्रधान दंती दुर्ग थे, ये दांती दुर्ग नहीं है, दंती दुर्ग है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को परास्त करके, मतलब जो राष्ट्रकूट के प्रधान दंती दुर्ग थे, ये जो है अपने चालुक्यों के जो स्वामी थे उनको परास्त कर दिया और राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है राष्ट्रकूट जो थे ये चालुक्यों के अधीन थे, लेकिन इन्होंने अपने ही स्वामी को परास्त करके अपने एक राजवंश की, मतलब राष्ट्रकूट राजवंश की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान की, एक जो है हिस्ट्री में बताया गया है कि जो इस चैप्टर में हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ होता क्या है? हिरण्य मतलब सोने का गर्भ। ठीक है, ये जो अनुष्ठान होता था ना, ये ब्राह्मणों की सहायता से ही संपन्न कराया जाता था। लेकिन इस अनुष्ठान का मेन कौन करवाता था? जो लोग क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, क्षत्रिय न होते हुए भी इसे जो है क्षत्रिय होने के लिए जो है ये क्या करते थे? ये अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार का जो है एक मतलब कि ब्राह्मणों की सहायता से जो है ये संपन्न करवाते थे। एक प्रकार का ये जो है यज्ञ होता था। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ जो यज्ञ होता था, ये जो है क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में, याद रखिएगा क्या है? क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेते थे। तो इस गर्भ करवाने का मेन मकसद यही होता था कि अगर ये क्षत्रिय नहीं है तो दोबारा से जो है ये क्षत्रिय के रूप में जो है ये गर्भ करवाने के बाद क्षत्रित्व को प्राप्त कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है आपके SST में, मतलब कि आपके CTET में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उठा के करेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कदम्ब मयूर शर्मण। ठीक है, ये शर्मण है, ये है शर्मण। ओके, तो जहाँ भी यहाँ पे मैं चीज़ें क्लियर कर रही हूँ वो सब चीज़ें जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो कदम मयूर शर्मण थे, गुर्जर प्रतिहार थे और हरिश्चंद्र थे। ये लोग जो क्या थे? ब्राह्मण। लेकिन ये ब्राह्मण होते हुए भी जो है अपने जो इनका जो पेशा था ना उसको उन्होंने छोड़ दिया, मतलब अपने परंपरागत पेशे को जो है इन्होंने छोड़ दिया। इनका काम क्या होता था? ब्राह्मण क्या करते थे? अनुष्ठान वगैरह करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, लेकिन इन्होंने उसको छोड़कर जो है शास्त्र को अपना लिया। ठीक है, क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य का जो है सफलतापूर्वक जो है इन्होंने स्थापना भी किया। ठीक है, अपना राज्य के सफलतापूर्वक जो है स्थापित करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अधिक सत्ता, 1 मिनट, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर जो सामंत, अभी मैंने बताया ना कि 7वीं शताब्दी के बाद जो है बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार जो है अब ये अस्तित्व में आ चुके थे, और राजा लोग जो इन्हें मातहत और सामंत के रूप में जो है क्या देने लगे थे? संज्ञा देने लगे थे। लेकिन यही जो मातहत और सामंत थे ना, इन्हें जब अत्यधिक सत्ता और संपदा हासिल जब हुई तो ये अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर की उपाधि देने लगे। महामंडलेश्वर का मतलब था पूरे मंडल का स्वामी। ये जो है ये क्या करने लगे? अपने आप को घोषित करने लगे। ठीक है, 8वीं सदी के आरंभ में दक्कन में राष्ट्रकूट चालुक्यों के अधीन थे। ये बात तो मैंने क्लियर कर दिया कि जो चालुक्य थे 8वीं शताब्दी के आरंभ में जो है ये क्या थे? जो चालुक्य थे उनके अधीन थे राष्ट्रकूट। दक्कन है ये। ठीक है, ये क्या है? दक्कन। तो दक्कन में राष्ट्रकूट जो है स्टार्टिंग में होते हैं, लेकिन शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्यों राजाओं के अधीनस्थ में होते हैं। तो दक्कन में राष्ट्रकूटों का जो है क्या होता है? राजवंश स्थापित होता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो कर्नाटक के चालुक्यों राजाओं के अधीन में थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एलोरा की गुफा 15 का एक चित्र दिया गया है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष स्त्री के रूप में जो है उनको क्या दिखलाया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रकूट काल की ही एक कृति है। तो ये आपके इस दिखाने का मेन मकसद था कि आपकी हिस्ट्री का है, तो आप लोगों से जब ऐसा कुछ आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एलोरा गुफा की 15 के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें एक भित्ति चित्र दिया गया है। ठीक है, ये पूछा जाता है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही, ये एक भित्ति चित्र है जो कि एलोरा गुफा का 15 का है। ठीक है, भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में और अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, और ये राष्ट्रकूट काल की कृति है।
ठीक है। तो एलोरा की गुफा 15 का जो भित्ति चित्र है ये किस काल की है? राष्ट्रकाल की, मतलब राष्ट्रकूट के काल की जो है ये कृति है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं राज्यों में जो प्रशासन था। तो नए राजाओं ने महाधिराज, मतलब राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब 3 भुवनों का जो स्वामी होता था, इस तरह की जो है उपाधियां धारण करने लगे। महाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ठीक है। जो सामंत थे, सामंतों, किसानों, व्यापारियों, ब्राह्मणों के संगठनों की सत्ता में साझेदारी होती थी। मतलब जो सामंत थे, किसान, व्यापारी, ब्राह्मण, इनके संगठनों की जो सत्ता थी ना, अब इनमें साझेदारी होने लगी। किसानों, पशुपालकों, कारीगरों, व्यापारियों से लगान के रूप में जो है राजस्व की वसूली की जाने लगी। मतलब इनसे जो है लगान लिया जाने लगा, वसूली की जाने लगी। एक चीज़ बताया गया है कि जो, एक मिनट, हाँ, तमिलनाडु के जो चोल राजवंशों के अभिलेख में 400 से ज़्यादा जो है करों की चर्चा करते हैं। कितने? 400 से ज़्यादा। चोल राजवंशों के अभिलेख से पता चलता है कि 400 से ज़्यादा करों की जो है चर्चा मिली है। इसमें सबसे प्रमुख कर जो बताया गया ना, वो बेट्टी। बेट्टी एक इस ऐसा कर था जिसमें जो है अपने, मतलब कि ये नगद की बजाय जो है ना, नगद की बजाय, याद रखिएगा, नगद, नगद, नगद की बजाय जबरन कर लिया जाता था। और जो कदमाई होता था, ठीक है, कदमाई यानी कि भू राजस्व थे, ये प्रमुख, मतलब भू राजस्व प्रमुख थे। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे देखूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को आया है बेट्टी से रिलेटेड, जो कि नगद की बजाय जबरन कर लिया जाता था। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया और कई बार आया है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे, बेट्टी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी कि जबरन श्रम। और कदमाई, कदमाई जो होता था, देखो, जो बेट्टी होता था जबरन श्रम होता था, और कदमाई जो होता था वो भू राजस्व थे, ठीक है। कई बार पूछ देता है कि कदमाई कौन थे, तो भू राजस्व थे, ठीक है। मकान को जो छाजने वाले होते थे, मतलब मकान के ऊपर जो है नहीं होता कि ऊपर जो खरपतवार लगा के उसे छाते हैं, छाजने वाले होते थे, उन पे कर लगता था। खजूर या ताड़ पे जो चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते थे, उस सीढ़ी के इस्तेमाल पर भी कर लगता था। पारिवारिक संपत्ति का जो उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर, ये सब करों का जो है उल्लेख जो है किया गया। इस तरह से जो है 400 करों का तमिलनाडु के शासन में करने वाले चोल वंश के अभिलेखों से पता चलता है कि लगभग 400 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो है कर लगाए गए हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है मैंने इसे शामिल किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और स्पेशली उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो भी आपके फैमिली में या फ्रेंड में जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और मैं यही बोलती हूँ कि CTET जस्ट एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप इसको सही तरीके से, एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें ना, तो आप लोगों को कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बेस जो है ना वो NCERT है। और आप लोगों को मैं पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों की जो है क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक बेस्ट तरीके से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूँ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप सपोर्ट। डेफिनेटली आप लोगों को मैं जो है एक टाइम टू टाइम जो है, जो भी मैं प्रीवियस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ, पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है करवाऊंगी, जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। साथ ही आप लोगों को गाइड करती रहूँगी कि किस तरीके से आप पढ़ें, कहाँ से आपको कौन सा मटेरियल मिलेगा, जिससे कि आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ सकें। ओके, ऑल द बेस्ट। बस आप जो है अपकमिंग CTET आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि वो क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट।